हेलो बच्चों, मैं कोमल सोनी आपकी केमिस्ट्री टीचर। आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आ रही होगी। आज मैं एक बिल्कुल डिफरेंट क्लास लेके आई हूँ। इसमें मैं आपको चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट का पूरा रिवीजन करवाऊँगी। मैं आपको इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स भी दे रही हूँ। इस तरह के नोट्स में हर चैप्टर के एंड में दूँगी, जिससे आपको किसी भी चैप्टर का रिविज़न करना बहुत आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहूँगी कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाइए, जिससे मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमने इस चैप्टर में पोर्शन पढ़ा था ठोस अवस्था का डेफिनेशन क्या होता है। ठोस अवस्था की डेफिनेशन होती है जिसमें ऐसे पदार्थ जिनका आकार, आयतन, द्रव्यमान निश्चित होते हैं तथा असंपेड़ीय होती हैं, यानी कि दबाने पर नहीं दबते हैं, जिनके अंतर आणविक अणुओं के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है, बहुत कम स्पेस होता है, और ये कठोर होते हैं, जिनका गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है और जिनके अंतर आणविक आकर्षण बल प्रबल होते हैं, वे ठोस अवस्था होती हैं। तो इसमें मैंने इनके पूरे लक्षण भी लिख दिए हैं कि ठोस अवस्था के पूरे लक्षण यदि पूछे जाते हैं एग्जाम में तो आप इसको शॉर्ट नोट्स के रूप में इस तरह से लिख सकते हो। दूसरा टॉपिक था हमारा ठोसों के प्रकार। ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, इसको एमॉर्फस सॉलिड भी कहा जाता है अक्रिस्टलीय ठोस को। इनमें हमने अंतर पढ़े थे। पहला अंतर ये था कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो निश्चित ज्यामितीय आकार के होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो अनिश्चित आकार के होते हैं। दूसरा था कि ये दीर्घपरासी होते हैं। क्रिस्टलीय दीर्घपरासी होते हैं, अक्रिस्टलीय लघुपरासी होते हैं। क्रिस्टलीय को वास्तविक ठोस भी कहा जाता है और अक्रिस्टलीय को आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव कहा जाता है। क्रिस्टलीय ठोस विषम दैसिकता दर्शाते हैं, यानी कि किसी भी दिशा में उसके कोई गुणों को प्रवाहित करने पर या विद्युत को, प्रकाश को, इनको प्रवाहित करने पर जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है वो अलग अलग दिशा में अलग अलग प्राप्त होता है। उसे हम कहते हैं विषम दैसिकता। और सम दैसिकता का मतलब होता है जिसमें समान रिजल्ट प्राप्त होते हैं, उसे सम दैसिकता कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में गलनांक निश्चित होता है और अक्रिस्टलीय ठोसों में गलनांक अनिश्चित होता है। एक और इसका है, इसमें होता है कि इसका शीतलन वक्र जो होता है, क्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र असतत होता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन हमको नहीं मिलती है, असतत होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र सतत होता है। उसके नेक्स्ट मैंने आपको करवाया था क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आणविक ठोस, दूसरा होता है आयनिक ठोस, तीसरा है धात्विक ठोस और चौथा है सहसंयोजक ठोस। आणविक ठोस में अवयवी कण जो होते हैं अणु होते हैं, आयनिक ठोस में आयन होते हैं, धात्विक ठोस में परमाणु होते हैं और सहसंयोजक ठोस में भी परमाणु होते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं आणविक ठोस जो है वो आगे 3 प्रकार के हैं, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंधित। उसके बाद में हमने पढ़ा था क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक यानी कि जैसे एक पूरी दीवार है, उसमें छोटी छोटी ईंटें लगी हुई है, तो वो जो पूरी दीवार है वो एक क्रिस्टल जालक है। ब्रेवे जालक 14 प्रकार के होते हैं। एकक कोष्ठिका, जैसे पूरी दीवार जो है वो कई ईंटों से मिलकर बनी हुई है और एक छोटी सी ईंट जो है वो एक एकक कोष्ठिका हो गई और पूरी दीवार जो है वो क्रिस्टल जालक हो गया। उसके बाद में क्रिस्टल तंत्र। क्रिस्टल तंत्र को मैंने एक ट्रिक के द्वारा आपको समझाया था कि इसको हम ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। C2 हर MCTC। C से क्यूबिक, T से टेट्रागोनल, O से ऑर्थोरोम्बिक, HE से हेक्सागोनल, R से रोम्बोहेड्रल, MC से मोनोक्लिनिक और TC से ट्राइक्लिनिक। और इसी के साथ हमने एक और ट्रिक याद की थी जिससे हमें जालकों की संख्या इनकी पता चल जाए। जालकों की संख्या इसमें है कुछ इस तरह से 324 1121, यानी 324 11 21। 2 ट्रिक इसमें हमको याद रखनी थी, C2 हर MCTC और 324 11 21। ये इसमें जालकों की संख्या बताता है, यानी कि क्यूबिक में 3, टेट्रागोनल में 2, इसी तरह से ये इनके जालकों की संख्या बताता है। उसके बाद में अक्षीय दूरियों का। अक्षीय दूरियों में पहला जो है A = B = C है, यानी कि कोर लंबाई जिसको हम कहते हैं।
इन तीनों, इसमें क्यूबिक में तीनों कोर लंबाई बराबर है, टेट्रागोनल में तीसरी कोर लंबाई दो के बराबर नहीं है, ऑर्थोरॉम्बिक में तीनों ही बराबर नहीं है। फिर इसका जस्ट सेकंड वाला जो हमने किया था वही फोर्थ वाला है, जो हमने फर्स्ट वाला किया था वही फिफ्थ वाला है। उसके बाद मोनोक्लिनिक में और ट्राइक्लिनिक में तीनों ही लंबाई जो है वो बराबर नहीं है। उसके बाद में हमने पढ़ा था अक्षीय कोण। अक्षीय कोण में पहला, दूसरा और तीसरा यानी कि क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक, ये तीनों ही 90 डिग्री के बराबर है, यानी अल्फा, बीटा, गामा 90 डिग्री बराबर, इसमें भी और इसमें भी। उसके बाद में हेक्सागोनल में ये हो जाता है अल्फा और बीटा 90 डिग्री के बराबर होता है और गामा 120 के। रोम्बोहेड्रल में अल्फा, बीटा, गामा तीनों ही बराबर है, लेकिन वो तीनों ही 90 डिग्री के बराबर नहीं है। उसके बाद में अल्फा, बीटा बराबर है 90 डिग्री के, लेकिन गामा 90 डिग्री के बराबर नहीं है। और ट्राइक्लिनिक सबसे लास्ट, जिसमें अल्फा, बीटा, गामा तीनों ही बराबर नहीं है और तीनों ही 90 डिग्री के बराबर भी नहीं है। उसके बाद हमने देखा था एकक कोष्टिका के प्रकार। एकक कोष्टिका 3 प्रकार की होती हैं, एससीसी प्रकार की यानी सिंपल क्यूबिक सेल, बीसीसी प्रकार की यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, और एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। एससीसी का मतलब है इसमें परमाणुओं की संख्या 1 है, यानी कि परमाणु जो है वो किसी एकक कोष्टिका के सिर्फ कोनों पर उपस्थित है। कोनों पर उपस्थित है यानी कि 8 कोने होते हैं और एक कण पर, एक कोने पर उपस्थित परमाणु की भागीदारी 1/8 होती है, तो इसमें परमाणुओं की संख्या हो जाएगी 1। बीसीसी के लिए कोनों पर तो परमाणु उपस्थित होते हैं, उसी के साथ उसके केंद्र में भी परमाणु उपस्थित होते हैं, तो इसके लिए कोनों पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या हो गई 1, जैसा कि हमने यहाँ पर निकाला है, और 1 हो गई सेंटर में उपस्थित परमाणु की, तो यहाँ पर इसके लिए परमाणु की संख्या होती है 2। एफसीसी के लिए कोनों पर उपस्थित जो परमाणु होते हैं उनकी संख्या हो गई 1, और इसके हर एक फलक पर, इसमें 6 फलक होते हैं, किसी भी घन के 6 फलक होते हैं और 6 फलकों पर एक एक परमाणु उपस्थित है। एक फलक पर उपस्थित परमाणु की भागीदारी जो है वो है हाफ, तो ये हो जाएगा 6 × हाफ, तो ये हो जाएगा 1 + 3 = 4। तो एससीसी के लिए परमाणु की संख्या होती है 1, बीसीसी के लिए होती है 2 और एफसीसी के लिए होती है 4। एससीसी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि एक गोला जो है, एक अवयवी कण जो है वो कितने अन्य गोलों से घिरा हुआ है वो दर्शाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एससीसी जो है वो, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें होती हैं 6, बीसीसी में होती हैं 8 और एफसीसी में होती हैं 12। पैकिंग एफिशिएंसी, एससीसी की सिंपल क्यूबिक सेल की पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता होती है 52.4%, बीसीसी की होती है 68% और एफसीसी की होती है 72%। उसके बाद आता है कोर लंबाई। यदि कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एससीसी को स्ट्रक्चर है, उसके लिए हमें कोर लंबाई ज्ञात करनी है, हमको आर की वैल्यू दी गई है, तो हम इस सूत्र से उसकी कोर लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, यानी A = 2R। इससे अगर हमें A की वैल्यू दी गई है तो भी हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर BCC के लिए फॉर्मूला होता है 2R = 0.86986A। यहाँ पर हम A की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और R की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। FCC के लिए होता है A = 2√2R। उसके बाद मैंने आपको बताया था एकक कोष्टिका घनत्व, यानी कि घनत्व हम किस प्रकार से गणना करते हैं घनत्व की, उसका सूत्र होता है D = D, यहाँ पर घनत्व है D = Z × M/A³ × NA। यहाँ पर Z है परमाणुओं की संख्या, जैसे हमने यहाँ पर देखी थी, SCC के लिए 1, BCC के लिए 2, FCC, CCP और HCP के लिए 4। M यहाँ पर है मॉलिक्यूलर मास, A³ यहाँ पर है कोर लंबाई, A³ यहाँ पर है आयतन, किसी कोष्टिका का जो आयतन होता है वो A³ दर्शाता है, और Na जो है वो दर्शा रहा है आवोगाद्रो नंबर। यहाँ पर A³ जो है वो कोर लंबाई को दर्शाता है। यदि हमें क्वेश्चन में कोर लंबाई दिया गया है तो हम कोर लंबाई को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था ठोसों में निबिड़ संकुलन।
ठोसों में निबिड़ संकुलन दो तरह से हो सकता है, 2D। 2D का मतलब है एक ही पेपर पर यदि गोले जमाए गए हों या फिर एक ही प्लेन में गोले जमा गए हों, उसे हम बोलेंगे 2 डायमेंशनल। और दूसरे प्रकार का होता है 3D, जिसे हम कहेंगे 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल दो प्रकार के होते हैं, वर्ग निबिड़ संकुलन और षटकोणीय निबिड़ संकुलन। वर्ग निबिड़ संकुलन का शॉर्ट फॉर्म हो सकता है SCP और षटकोणीय निबिड़ संकुलन HCP। वर्ग निबिड़ संकुलन की कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब एक गोला कितने अन्य गोलों से घिरा है, इसमें 4 अन्य गोलों से घिरा होता है। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है 52%। षटकोणीय निबिड़ संकुलन में कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 6 और पैकिंग एफिशिएंसी होती है 60.4%। उसके बाद नेक्स्ट निबिड़ संकुलन होता है 3 डायमेंशनल। ये दो प्रकार का होता है, षष्ठफलकीय निबिड़ संकुलन जिसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं, HCP इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। इसको A टाइप भी कहते हैं। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 12 एंड पैकिंग एफिशिएंसी होती है 74। उसके बाद 3D का दूसरा होता है घनीय निबिड़ संकुलन जिसे हम कहते हैं CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये A टाइप भी कहा जाता है इसको। इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 और पैकिंग एफिशिएंसी 74 होती है। ये दोनों जो हैं ये FCC के प्रकार के होते हैं, इसीलिए इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 12 और पैकिंग एफिशिएंसी 74 होती है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है त्रिज्या अनुपात क्या होता है, या त्रिज्या अनुपात का सूत्र लिखिए। किसे कहा जाता है? त्रिज्या अनुपात होता है धनायन की त्रिज्या अपॉन ऋणायन की त्रिज्या। हमें क्वेश्चन में ऐसे भी दिया जा सकता है कि धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या दे दी जाए और पूछा जाए कि इनका त्रिज्या अनुपात ज्ञात कीजिए, तो हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें उसमें निबिड़ संकुलन में परमाणु त्रिज्या हमें अगर दी गई है तो चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या पूछा जा सकता है। तो हमें चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या के लिए ये वाला सूत्र याद करना होगा और अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या के लिए ये वाला सूत्र याद रखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा है ठोसों में दोष, क्रिस्टल दोष। ये 3 प्रकार के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट और प्लेन डिफेक्ट। हमारे कोर्स में है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट भी आगे 3 प्रकार के होते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी। स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब होता है जिसमें धनायन और ऋणायन का अनुपात जो है वो बराबर रहता है, यानी कि ये दोष उत्पन्न होने के बाद भी इनका अनुपात जैसा पहले था वैसा का वैसा बाद में भी रहता है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक मतलब धनायन और ऋणायन का अनुपात चेंज हो जाता है और इम्प्योरिटी डिफेक्ट बिल्कुल अलग है। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट 2 प्रकार का होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में अंतर भी पूछा जाता है एग्जाम में। इसमें सबसे पहला शॉर्टकी का मतलब ये होता है कि उसमें धनायन और ऋणायन की संख्याएं जो है वो बराबर मात्रा में शॉर्ट हो जाती है, इसका मतलब कम हो जाती हैं। इनमें धनायन और ऋणायन का आकार समान होता है। ये उन पदार्थों में पाया जाता है, उन ठोसों में पाया जाता है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर उच्च होता है और इसके द्वारा किसी भी ठोस का घनत्व कम हो सकता है। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे NaCl, KCl और AgBr। दूसरे प्रकार का होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में धनायन जो होता है वो अंतराकाश में कहीं पर खो जाता है, यानी कि अपनी जगह को छोड़कर अंतराकाश में चला जाता है। ये पाया जाता है उन ठोसों में जिसमें धनायन का आकार ऋणायन की अपेक्षा काफ़ी छोटा होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर निम्न होता है। इसके द्वारा क्योंकि धनायन जो है वो अपनी जगह को छोड़कर अंतराकाश में चला गया है, वहाँ से हटा नहीं है, इसलिए इसमें घनत्व अपरिवर्तित रहता है। ये पाया जाता है ZnS, AgCl और AgBr। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि AgBr में दोनों तरह के डिफेक्ट्स पाए जा सकते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। फिर हमने पढ़ा था नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट 2 प्रकार से हो सकते हैं। मेटल आयन एक्सेस। मेटल आयन एक्सेस का मतलब होता है धनायन में वृद्धि, यानी कि धनायन जो होता है वो यदि ज़्यादा मात्रा में हो जाता है किसी ठोस में तो उसे हम कहेंगे मेटल आयन एक्सेस। और मेटल आयन डेफिशिएंसी धनायन की कमी, यानी कि धनायन यदि अपनी जगह को छोड़कर चला जाता है या फिर अतिरिक्त ऋणायन आ जाता है तो उसे हम कहेंगे मेटल आयन डेफिशिएंसी। वैसे एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है ये वाले
और ये बहुत कम पूछा जाता है, ये बहुत रेयर होता है, इसलिए कम पूछा जाता है। मेटल आयन एक्सेस यानी धनायन में वृद्धि दो तरह से हो सकती है। पहला ये कि ऋणायन रिक्ति दोष, यानी ऋणायन अपनी जगह को वहाँ से छोड़कर चला जाता है, किसी क्रिस्टल में से ऋणायन अपनी जगह को छोड़कर चला जाता है और उसके पीछे रह जाता है इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है पीछे रहने वाला, इसको कहा जाता है एफ केंद्र। एफ केंद्र के कारण किसी भी क्रिस्टल में रंग उत्पन्न हो सकता है। तो ऋणायन रिक्ति दोष के कारण एफ केंद्र उत्पन्न होता है और इसके कारण किसी क्रिस्टल में रंग उत्पन्न होता है। जैसे कि LiCl जो है वो पिंक कलर का हो जाता है और NaCl जो है वो पीला कलर का हो जाता है। ये सेम उन ठोसों में पाया जाता है जिसमें शॉर्टकी डिफेक्ट पाया जाता है। शॉर्टकी डिफेक्ट के जैसा होता है, यानी कि उन ठोसों में पाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार समान होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर उच्च होती है और इसके कारण घनत्व कम हो जाता है। दूसरे प्रकार का मैंने बताया था अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन दोष, यानी कि अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन दोष जो है उसमें किसी क्रिस्टल जालक में अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन आ जाता है और आवेश को संतुलित करने के लिए वहाँ पर किसी अंतराकाश में इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है। ये उन ठोसों में पाया जाता है जिसमें फ्रैंकल डिफेक्ट पाया जाता है, उन ठोसों में पाया जाता है, यानी कि जिसमें धनायन और ऋणायन का आकार जो है वो असमान होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर निम्न होती है, उसमें यह पाया जाता है। दूसरे प्रकार का होता है मेटल आयन डेफिशिएंसी, उसमें धनायन रिक्ति दोष हो सकता है या फिर अंतराकाश में अतिरिक्त ऋणायन दोष हो सकता है। चूँकि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब होता है कि कोई ऐसे पदार्थ या ऐसे ठोस जो अचालक होते हैं, जब उनमें कुछ अशुद्धि मिला दी जाती है तो वो चालक की भांति व्यवहार करने लगते हैं, यानी कि उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। ये दो तरह के बन जाते हैं, यानी कि जब इनमें कुछ अशुद्धि मिला दी जाती है तो ये दो प्रकार के सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं, अर्धचालक बनाते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब होता है जब 14वें वर्ग के तत्व में आता है कार्बन, सिलिकॉन। जब 14वें वर्ग के तत्व में 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाई जाती है, यानी एक ज़्यादा वाली अशुद्धि जब इसमें मिलाई जाती है तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स प्राप्त होते हैं। और यदि 14वें वर्ग के तत्वों में 13वें वर्ग की अशुद्धि मिलाई जाती है तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स प्राप्त होते हैं। उसके आगे हमने देखा था संकुलन दक्षता। संकुलन दक्षता का सूत्र होता है कुल गोलों का आयतन गुणा 100 बटा इकाई कोष्टिका का आयतन। SCC के लिए इसकी गणना देखी थी, BCC के लिए और FCC के लिए। SCC के लिए 52.4% संकुलन दक्षता होती है, BCC के लिए 68%, FCC, HCP और CCP इन तीनों के लिए होती हैं 74%। उसके बाद में हमने देखा था इंटरस्टिशियल वॉइड्स, अंतराकाशी रिक्तियाँ। यदि परमाणुओं की संख्या n होती है तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या 2n होगी, यानी कि उसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या जितनी परमाणुओं की संख्या होती है उतनी की उतनी होगी। उसके बाद हमने देखा था चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण जो है वो चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर होता है। यदि चुंबकीय आघूर्ण का मान कुछ होता है तो उस पदार्थ में चुंबकीय गुण पाए जाएंगे, वरना नहीं। चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है म्यू इक्वल्स टू रूट n n+1। इसे बोर मैग्नेट्रॉन द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ पर n जो है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाता है। ये जो है 5 वर्गों में इनको बांटा गया है। पहला जो होता है वो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। ये प्रतिकर्षित इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। इलेक्ट्रॉनों के युग्मन के कारण इनका, जैसे ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, और इनका चुंबकीय आघूर्ण भी एक दूसरे की विपरीत दिशा में होता है, जिसके कारण इनकी चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 हो जाता है। इसलिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है वो चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। और दूसरा है अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ का मतलब होता है कि इनमें ये चुंबक के द्वारा कुछ मात्रा में आकर्षित होते हैं,
इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इनका चुंबकीय आघूर्ण होता है, जिसके कारण ये चुंबक के द्वारा आकर्षित होते हैं। तीसरे प्रकार का होता है लो चुंबकीय पदार्थ। लो चुंबकीय पदार्थ बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होते हैं चुंबक के द्वारा और चुंबक को हटा देने पर ये चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं। लघु लो चुंबकीय पदार्थ का मतलब होता है जो पैरेलल इलेक्ट्रॉन होते हैं और एंटी पैरेलल इलेक्ट्रॉन होती हैं, उनकी संख्या समान नहीं होती है, जिसके कारण एक दूसरे के प्रभाव को ये नष्ट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऊपर की तरफ हैं और कुछ नीचे की तरफ है, लेकिन इनकी संख्या बराबर नहीं है, जिसके कारण इनका चुंबकीय आघूर्ण निरस्त नहीं होता। प्रतिलोह चुंबकीय का मतलब होता है कि पैरेलल और एंटी पैरेलल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं, जिसके कारण इनमें ये चुंबक की भांति व्यवहार नहीं करते हैं। तो ये 5 प्रकार के चुंबकीय गुण किसी पदार्थ में पाए जा सकते हैं अलग अलग पदार्थों में। फिर हमने देखा था विद्युतीय गुण। विद्युतीय गुण 3 प्रकार के होते हैं और हमें इनकी परास याद रखना है कि इनका परास क्या होता है। चालकता परास जो है उनको याद रखना। चालक के लिए चालकता परास होती है 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अचालक के लिए 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अर्धचालक के लिए 10⁻⁻6 से 10⁴ इस तरह से हमने टोटल 15 टॉपिक में इस लेसन को कंप्लीट किया है। ये 2 पेजेस में इनको मैंने यहाँ पर शॉर्ट नोट के रूप में लिखा है। आप भी इस चैप्टर को शॉर्ट नोट्स के रूप में लिख सकते हैं, इसको अपनी कॉपी में उतार सकते हैं, जिससे बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम आप इनको आसानी से पढ़ पाएँ और समझ पाएँ। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।